क्या होता अगर सदियों से खंडित होता भारत एक बार फिर उस रूप में खड़ा हो जाए जिसमें आर्षियों ने स्वर्णिम भारत की कल्पना की थी, जहां ना कोई पाकिस्तान होता, ना कोई बांग्लादेश और ना ही सीमाओं पर बंटे हुए दिल। कल्पना कीजिए, एक अखंड राष्ट्र जो अपने प्राचीन वैभव को फिर से जी रहा है, जहां न धर्म के नाम पर दीवारें हैं, न भाषा के नाम पर टकराव और न ही संस्कृति की विविधता को कमजोरी समझा जा रहा है। जब हम कहते हैं अखंड भारत, तो हम किसी राजनीतिक एजेंडे की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस भारतीय सभ्यता की जो हिमालय की चोटियों से जन्मी, नदियों में बही, मंदिरों में गूंजी और हर दिल में धड़कती रही है, भले ही आज वो दिल किसी और राष्ट्र का नागरिक क्यों न कहलाता हो। अगर आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार फिर से एक साथ आ जाएं, तो कल्पना कीजिए कैसी होगी वह सुबह जब लाहौर की गलियों में फिर से गुरु नानक देव की वाणी सुनी जाएगी, ढाका की सड़कों पर दुर्गा पूजा के रंग लौट आएंगे और काबुल की हवाओं में फिर से वेदों के मंत्र गूंजेंगे। यह सिर्फ सीमाओं का पुनर्गठन नहीं होगा, यह होगा इतिहास के घावों का उपचार और एक टूटी हुई सभ्यता का पुनर्जन्म। इतिहास गवाह है, जब भारत अखंड था तब वह न केवल भूगोल में विशाल था, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और व्यापार में भी विश्व गुरु था। सम्राट अशोक के समय में यह धरती अहिंसा का प्रतीक बनी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में न्याय और रणनीति का आदर्श बनी और गुप्त वंश के युग में कला, विज्ञान, गणित और ज्योतिष की जननी बनी। उस समय भारत का नक्शा केवल आज का भारत नहीं था, उसमें गांधार, आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्व बंगाल, ल्हासा, तिब्बत और सुदूर दक्षिण में लंका तक के क्षेत्र शामिल थे। जब नालंदा और तक्षशिला में विश्व भर से विद्यार्थी आते थे, तब अखंड भारत केवल शब्द नहीं था, वह एक जीवित संस्था थी, एक ऐसा विचार जो कहता था कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति को सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आए विदेशी आक्रमण, विभाजन की राजनीति और अंततः 1947 की वह रात, जिसने भारत को स्वतंत्रता तो दी, लेकिन हजारों टुकड़ों में बांटकर। जो धरती कभी एक आर्षी की अग्नि में तपकर चैतन्य होती थी, वही अब लाशों से भर गई। विभाजन के साथ केवल जमीन नहीं बंटी, बंटा विश्वास, इतिहास और संस्कृति। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र बने, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उसी साझा विरासत से बंधी है जिसे हम सनातन भारत कहते हैं। अब सोचिए, अगर यह सब फिर से जुड़ जाए तो क्या होगा? क्या यह केवल इतिहास का दोहराव होगा या एक नई शुरुआत? आधुनिक विश्व में जब यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाएं बन सकती हैं, जहां एक मुद्रा, एक सीमा, एक आवाज हो सकती है, तो क्या भारत का भूभाग जो कभी एक था फिर से एक नहीं हो सकता? अखंड भारत का मतलब यह नहीं कि हम किसी पर जबरदस्ती करें, बल्कि इसका मतलब है हम फिर से उस साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, खान पान, त्योहार और आस्था को स्वीकारें जो हमें हमेशा से एक रखती आई है। सोचिए, यदि पाकिस्तान के स्कूलों में फिर से रामायण और महाभारत पढ़ाई जाए, बांग्लादेश में फिर से संस्कृत के श्लोक गूंजें, अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध मूर्तियां फिर से खड़ी हों और श्रीलंका के लोग फिर से राम सेतु को आस्था से जोड़ें, तो क्या वह दिन नहीं होगा जब यह धरती फिर से भारतवर्ष कहलाएगी? अब आइए भविष्य की उस दुनिया में प्रवेश करें जहां अखंड भारत एक वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त भारत अब एक महाशक्ति है, जिसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन को टक्कर दे रही है, जिसकी सैन्य शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि विचारों में है और जिसका सबसे बड़ा निर्यात अब सिर्फ आईटी और चाय नहीं बल्कि संस्कृति और चेतना है। सोचिए, दिल्ली से काठमांडू तक एक ही रेल चल रही है, लाहौर से बनारस तक एक ही सड़क, कोलंबो से कोलकाता तक एक ही व्यापारिक बंदरगाह और ढाका से मुंबई तक एक ही यूनिवर्सिटी की ब्रांच। यह वह भारत है जो अब युद्ध नहीं, विचारों से जीतता है, जो अब हथियारों से नहीं, संस्कारों से शासन करता है। और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है संस्कृति की एकता। अब भारत के त्योहार पूरे उपमहाद्वीप में एक साथ मनाए जाते हैं। ईद और दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा और बैसाखी, वैशाखी और होली, सब एक साथ, सबके लिए। अब मीडिया नफरत नहीं फैलाता, अब फिल्में साझा विरासत दिखाती हैं और अब इतिहास की किताबों में सिर्फ आक्रांताओं की कहानियां नहीं, एक साझा गौरव गाथा होती है।
और सबसे बड़ा परिवर्तन, अब सीमाओं पर कोई सैनिक नहीं मरता। लेकिन क्या यह केवल एक कोरी कल्पना है? नहीं, इसके बीज आज भी जिंदा हैं, हमारे शास्त्रों में, संतों की वाणी में और युवाओं की चेतना में। आज भी जब एक भारतीय युवा पाकिस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता पढ़ता है या एक नेपाली विद्वान भगवद गीता की व्याख्या करता है, तो यह संकेत है कि हमारी आत्मा अभी मरी नहीं है, और यही आत्मा अखंड भारत का मूल है। ये भारत तलवार से नहीं बनेगा, ये भारत बनेगा संकल्प से। हर उस युवा के संकल्प से जो कहेगा, हम बांटे नहीं हैं, हमें बांटा गया है। और यह बंटवारा इतिहास ने नहीं किया, कुछ राजनीतिक स्वार्थों ने किया। अगर हम अपने अतीत की राख में से फिर से संस्कारों की अग्नि जला सकें, तो वह दिन दूर नहीं जब यह सपना साकार हो। लेकिन हर स्वप्न को साकार करने से पहले उसे यथार्थ की कसौटी पर परखना होता है। और अखंड भारत का यह स्वप्न भी इस धरती पर उतरने से पहले अनेक चुनौतियों की आग से गुजरेगा। पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, क्योंकि इस विचार से जुड़ी हर राष्ट्र की सत्ता अपनी सीमाओं, अपनी सत्ता और अपनी पहचान को खोने के भय से जकड़ी हुई है। पाकिस्तान में वर्षों से पनपती कट्टरता, बांग्लादेश में उभरता अलगाववाद और अफगानिस्तान में जारी अस्थिरता, ये सब उस संघ के मार्ग में बाधा है जिसे अखंड भारत का स्वरूप कहा जा रहा है। दूसरा, धर्म और मजहब का विभाजन, जो आज भी उन सीमाओं से अधिक गहरा है जो नक्शे में खींची गई थी। जहां एक ओर भारत अपनी विविधता को अपनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं पड़ोसी राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की स्थिति, धार्मिक कट्टरता और शिक्षा में फैलाई जा रही विषैली विचारधारा उस पुल को जलाती जा रही है जो हमें जोड़ सकती थी। तीसरी चुनौती है जनमानस की मानसिकता, जिसे दशकों से यह सिखाया गया कि दूसरा हमारा दुश्मन है। स्कूल की किताबों में, न्यूज चैनलों की भाषा में, नेताओं के भाषणों में हर जगह एक दूसरा भारत दिखाया गया जो या तो अत्याचारी है या अलग थलग। यह वह जहर है जो शरीर नहीं, आत्मा को मारता है, और जब आत्मा बीमार हो जाती है तब राष्ट्र की चेतना कुंद हो जाती है। तो क्या इस अंधेरे से कोई प्रकाश निकल सकता है? हाँ, क्योंकि जहां अंधकार गहरा होता है वहीं से प्रकाश फूटता है। अब कल्पना करो, जब ये राष्ट्र मिलते हैं तो केवल सीमाएं नहीं हटती, एक नए संघात्मक व्यवस्था की रचना होती है। जैसे यूरोपीय संघ में जर्मनी, फ्रांस, इटली अलग होने के बावजूद एक आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धारा से बंधे हैं, वैसे ही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य राष्ट्र भी मिलकर एक भारतीय संघ बना सकते हैं। इसमें हर देश अपनी पहचान रख सकता है, पर सब मिलकर एक साझा बाजार, एक साझा सुरक्षा तंत्र और एक साझा सांस्कृतिक परिषद का हिस्सा बनते हैं। सोचिए, एक पासपोर्ट से अफगानिस्तान से कांचीपुरम की यात्रा, एक मुद्रा में काबुल से कोलकाता तक व्यापार, और एक मंच से लाहौर में वेदांत और कोलकाता में कुरान की व्याख्या। क्या ये कल्पना नहीं, संभावना बन सकती है? अब बात करते हैं उस आयाम की जिसे आज तक कई लोग नजरअंदाज करते आए हैं, और वह है अखंड भारत की आध्यात्मिक भविष्यवाणी। अनेक ग्रंथों, आर्षियों और संतों ने यह संकेत दिए हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म की हानि, नैतिक पतन और आत्मा का अंधकार विश्व को ढक लेगा, तब भारत फिर से उठेगा। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के अनेक अंशों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि एक समय आएगा जब आर्यावर्त फिर से धर्म, शांति और चेतना का केंद्र बनेगा, और वह तभी होगा जब वह फिर से एक होगा। यह एकता केवल राजनीतिक नहीं होगी, यह होगी आध्यात्मिक एकता। एकता भाषा की नहीं, भाव की। एकता जाति की नहीं, चेतना की। संतों ने कहा है, भारत ना तो केवल एक देश है, ना ही एक जाति, ना ही एक विचार। भारत एक जीवित चेतना है जो जब एक होती है तब पूरा संसार संतुलित होता है। जब भारत खंडित होता है तब संसार डगमगाता है, और जब भारत पुनः अखंड होता है तब पृथ्वी को दिशा मिलती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद से लेकर दयानंद सरस्वती, सबने अखंड भारत की बात केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति के स्तर पर की है। अब सोचिए, क्या ये केवल भविष्य की बात है? नहीं, इसके बीज आज ही बोए जा सकते हैं, और वे बीज हैं संवाद, संस्कृति और शिक्षा। जब पाकिस्तान का बच्चा रामायण पढ़ेगा और भारत का बच्चा बलूच संगीत सुनेगा, तब पुल बनेगा।
जब बांग्लादेश के कवि को वेदों की रचनाएं प्रेरित करेंगी और अफगानिस्तान के विद्वान गीता की भाषा में जीवन को समझेंगे, तब रास्ता खुलेगा। और जब हम सोशल मीडिया, फिल्मों, साहित्य और पर्यटन के माध्यम से अपने दिलों को फिर से जोड़ेंगे, तब अखंड भारत केवल नक्शे पर नहीं, आत्मा में जन्म लेगा। इसलिए आज यदि कोई पूछे क्या अखंड भारत संभव है, तो उत्तर होगा, अगर हम केवल राजनीति देखें तो नहीं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को देखें, अपने इतिहास को समझें और भविष्य की चेतना को स्वीकारें, तो हाँ, यह न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। यह भारत उठेगा, धीरे धीरे, सीमा की रेखाओं को मिटाते हुए नहीं, लेकिन दिलों की दूरी को कम करते हुए। और तब जब यह भारत फिर से एक होगा, तो वह ना तो तक्षशिला की ईंटों में गूंजेगा, ना ही काशी की घंटियों में। वह गूंजेगा उस नाद में जिसे ऋषियों ने सुना था, AUM, अखंड भारताय नमः। अखंड भारत एक नक्शा नहीं, एक नाद है जो हर आत्मा में गूंजता है। उसे कोई बांट नहीं सकता, वह तो बस जागृत हो सकता है।